हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा अध्याय प्रथम चल रहा है, जिसके तहत हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में अध्ययन करने जा रहे हैं बाह्य आक्रमणकारियों का, और उसमें हम अध्ययन करेंगे शकों के बारे में। बच्चों, हमने देखा कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, वृहदत्त मौर्य जो कि अंतिम मौर्य सम्राट थे, उनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और इसी के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद की जो स्थिति है उसे हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। तो मौर्योत्तर काल में हम शामिल करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, और पतन कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में, जब हत्या की गई थी वृहदत्त मौर्य की। तो 185, आप इसको लगभग 200 ईसा पूर्व ही मान लीजिए। तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के जब गुप्त वंश की स्थापना होती है, कब होती है गुप्त वंश की स्थापना? 275 ईस्वी में। तो उसका जो ये समय होता है, बीच में का जो समय होता है, इसे हम मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। तो जो मौर्योत्तर काल में भारत की कमजोर स्थिति को देखते हुए भारत पर मध्य एशिया से अनेक आक्रमण होते हैं, और ये सभी आक्रमण भारत की पश्चिमी सीमा से होते हैं। ठीक है बच्चों, और मौर्योत्तर काल में हम देखें तो भारत में दो तरह का शासन स्थापित होता है। एक तो भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसके फलस्वरूप भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर क्या होता है? विदेशी जो शक्तियां होती हैं, जिनमें हमने देखा कि यूनानी आएंगे और फिर शक आएंगे, फिर कौन आएंगे? पहलव आएंगे, और फिर कुषाण आएंगे। तो ये जो होते हैं विदेशी आक्रांता, हिंद यमन, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण, ये यहाँ पर क्या करते हैं? अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। कौन से क्षेत्र में? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। और दूसरी तरफ अगर हम दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो अनेक छोटे छोटे राजवंश हैं, उनका शासन स्थापित होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। शुंग वंश, इसके अलावा कण्व वंश और फिर सातवाहन वंश। तो ये लोग बारी बारी से यहाँ पर शासन करते हैं। तो कई बार ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए वो किस क्रम में हुए। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया? यूनानियों ने, जो कि हिंद यमन के नाम से जाने गए। फिर आक्रमण किया सीथियन ने या शकों ने। फिर आक्रमण किया पार्थियाई या पहलवों ने। और सबसे लास्ट में जो आक्रमण हुआ, कुषाणों का आक्रमण। और इनमें जो सबसे प्रतापी माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सबसे जो सफल शासन माना जाता है वो कुषाणों का माना जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हम स्थिति देखते हैं, हम थोड़ा बैक में जाते हैं कि किस तरह से भारत पर यूनानी आक्रमण प्रारंभ होते हैं। तो बच्चों, आपने सिकंदर महान का नाम जरूर सुना होगा। तो सबसे पहले जो भारत पर यूनानी आक्रमण होता है वो सिकंदर के द्वारा ही किया जाता है, और सिकंदर भारत के पश्चिमी क्षेत्र को जीतकर अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसी के साथ ही बैक्ट्रिया, जो कि वर्तमान का अफगानिस्तान है, और पार्थिया, वो भी उसके, पार्थिया वर्तमान का ईरान, ये भी उसके विशाल साम्राज्य का हिस्सा होते हैं। ठीक है। हिंद यमन आक्रमण होते हैं। हिंद यमन आक्रमण में हमने देखा कि सबसे पहले किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है। हालांकि हमारी बुक में हिंद यमनों को नहीं दिया गया है, डायरेक्ट शकों को दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी जिससे कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ सकें कि किस तरह से यूनानी आक्रमण हुए, फिर शकों के आक्रमण हुए, फिर पहलवों के आक्रमण हुए, फिर कुषाणों के आक्रमण हुए, जिससे चीज़ें सरलता से समझ में आ सके। तो यहाँ पर सिकंदर ने आक्रमण किया, लेकिन सिकंदर भारत का ज़्यादा हिस्सा नहीं जीत पाया, सिर्फ पश्चिमी हिस्से तक सीमित रहा। और यह आक्रमण किया था उसने 327 ईसा पूर्व के लगभग। बाद में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की, और मृत्यु होने के बाद जो सेनापति थे उन सेनापतियों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ता है, जिसमें से विजयी होते हैं सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर हम पढ़ चुके हैं, 305 ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था, और उस युद्ध में वो हारे थे। याद आया ना कि उन्होंने मैगस्थनीज को अपना दूत बनाकर भी भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी उन्होंने कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो जो सेल्यूकस निकेटर यहाँ इस साम्राज्य के क्या बनते हैं? उत्तराधिकारी बनते हैं। आगे चल करके ये यूनानी जो शासक होते हैं उनमें से ही डेमेट्रियस ये और यूक्रेटिड्स, ये लोग भारत पर आक्रमण करते हैं। लेकिन ये जितने भी यूनानी शासक हुए, जितने भी यूनानी आक्रमण हुए, उनमें सबसे ज़्यादा जो सफल माने जाते हैं, शासक माने जाते हैं, प्रतापी यूनानी शासक माने जाते हैं, वो मिनांडर या मिनांडर का नाम उसमें लिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था यवनों ने, और जो यवन शासक थे उसमें सिकंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। सिकंदर ने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भाग पर कब्जा किया था। बाद में
इन क्षेत्रों के उत्तराधिकारी बनते हैं उनके सेनापति सेल्यूकस। आगे चल के डेमेट्रियस प्रथम और यूक्रेटिड्स भारत पर आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से ये संक्षिप्त इतिहास हमने देखा भारत पर यवनों के आक्रमण का। अब हम पढ़ेंगे भारत पे शकों का आक्रमण। तो शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी और शक क्या थे? मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। तो हम जब बात करते हैं कि भारत पर किसका आक्रमण हुआ, शकों का आक्रमण हुआ, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिरकार ये शक क्या थे। तो शक क्या थे? यहाँ पे आपको सीथिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीथियन प्रदेश के, ये सीथियन क्षेत्र है मध्य एशिया में। तो ये शक यहाँ पर निवास करते थे। ये यहाँ पे कैस्पियन सागर को बताया गया है। तो कैस्पियन सागर के पास और मध्य एशिया में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? वर्तमान उज्बेकिस्तान का क्षेत्र आता है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना, ये मध्य एशिया में आता है। तो शक क्या थी? एक लड़ाकू जनजाति थी। ये लोग यहाँ निवास कर रहे थे। अब इनके ऊपर क्या होता है कि यहाँ चीन के पश्चिम की साइड से एक जनजाति आती है। कौन सी जनजाति आती है? यूची जनजाति। कौन सी जनजाति? यूची जनजाति। ये यूची जनजाति क्या है? आक्रमण कर देती है। किसके ऊपर आक्रमण कर देती है? शकों के ऊपर आक्रमण कर देती है। और यूची जनजाति अचानक से आक्रमण नहीं करती है, उसका भी एक कारण होता है। क्या कारण होता है? कि यूची के ऊपर खुद से आक्रमण हो जाता है। किसका आक्रमण हो जाता है? यूची पर आक्रमण करते हैं हूण। कौन आक्रमण करते हैं? हूण। हूण आक्रमण करते हैं। हूण भी एक लड़ाकू जनजाति थी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये भी भारत में आते हैं और ये जो यूची है ना, ये भी कुषाण के नाम से भारत पर आक्रमण करते हैं। और ये हूण है, ये क्यों आक्रमण करते हैं? क्योंकि हूण जो जनजाति होती थी, ये क्या करती थी? चीन के अंदरूनी प्रदेश में जाती थी और वहाँ पे जो राजा होते थे उनको लूट पाट करके अपना गुजर बसर करती थी। लेकिन अब होता क्या है? चीन के राजा के द्वारा इन हूणों से अपनी रक्षा करने के लिए चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवा दिया जाता है। अब हूण यहाँ तो आक्रमण कर नहीं सकते हैं और जनसंख्या भी इनकी बढ़ रही थी, इनको अधिक क्षेत्र की भी जरूरत थी। तो ये आक्रमण करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ये यूची जनजाति का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये आक्रमण करते हैं। और यूची जनजाति और आगे बढ़ती है, ये आक्रमण करती है शकों पर। और जो शक होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं? बैक्ट्रिया में आ जाते हैं। और बैक्ट्रिया में यवन शासक यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं। तो यह उस यवन शासक को पराजित कर देते हैं और बैक्ट्रिया जो कि वर्तमान अफगानिस्तान है वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और आगे चल के यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक दर्रा है, वहाँ बोलन का दर्रा, बोलन के दर्रे से होते हुए ये भारत आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। कौन? शक। और ये जो यूची जनजाति है ये भी सेम ऐसे ही करती है, पहले आती है, शकों से उनका क्षेत्र खाली करवाती है, आगे चल के फिर ये बैक्ट्रिया में आएंगे और फिर ये भी जिस तरह से शकों ने भारत पर आक्रमण किया इसी तरह से भारत पर आक्रमण करेंगे। और यही यूची जनजाति आगे कुषाण वंश के नाम से जानी जाती है। तो फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं शकों के बारे में, देखते हैं आगे कि यूची लोगों पर जब चीन के हूणों ने आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया? पश्चिम में शकों पर आक्रमण किया। इस पर शकों ने अपना स्थान छोड़ दिया और बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया और बैक्ट्रिया के राजा को पराजित करके वहां पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। और फिर वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान के सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लेते हैं। यहाँ से शक, बोलन के दर्रे। अब ये दर्रा क्या होता है? क्या होता है कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, पर्वत स्थल होते हैं, उनके बीच में ये जो प्राकृतिक आवागमन का मार्ग होता है जहाँ से एक स्थान से दूसरी स्थान पे आ जा सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो ये कौन से दर्रे से आते हैं? बोलन के दर्रे से लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत में आ जाते हैं। और हमें इसके प्रमाण मिलते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों से, रामायण से, महाभारत से। इसके अलावा जैन धर्म ग्रंथ है एक कालकाचार्य कथानक, उससे भारत पर शक आक्रमण का हमें उल्लेख मिलता है। शकों की जो छोटी छोटी बस्तियां स्थापित हुई थी उनका हमें उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ ये देखिए शक भारत में आते हैं तो ये बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र से आते हैं। यहाँ से इनकी 5 शाखाएं बढ़ जाती हैं जिसमें से एक शाखा रह जाती है बैक्ट्रिया में ही, यानी अफगानिस्तान में ही। और अफगानिस्तान में आज भी जो क्षेत्र है, जो शकों का जो मूल निवास स्थान था उसे शकिस्तान के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो 4 शाखाएं हैं वो भारत में आ जाती हैं, जिसमें से एक शाखा होती है तक्षशिला में, एक शाखा होती है मथुरा में, एक उज्जैन में और एक नासिक में। इस तरह से कितनी शाखाएं भारत में आ जाती हैं? 4 शाखाएं। और एक शाखा कहाँ रह जाती है? एक शाखा रह जाती है अफगानिस्तान में। तो टोटल कितनी शाखाएं थी? टोटल 5 शाखा थी। अफगानिस्तान की शाखा और तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन।
अब जो ये शक राजा होते थे ये अपने आप को क्षत्रप कहने लग गए, तो इसलिए इनको क्षत्रप वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में जब हम शकों को देखते हैं तो उत्तरी क्षत्रप है और पश्चिमी क्षत्रप है। जो उत्तर में जिन्होंने अपने शासन की स्थापना की वो उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाने गए, और इनमें आते हैं तक्षशिला के शक और मथुरा के शक। इसी तरह से जो पश्चिमी क्षत्रप है उसमें आते हैं नासिक और उज्जैन के शक। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पश्चिमी क्षत्रप है महत्वपूर्ण, और पश्चिमी क्षत्रप में से भी जो उज्जैन के शक हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? पश्चिमी क्षत्रपों से ही आते हैं। यहाँ ये देखिए भारत में ये क्षत्रपों का यहाँ पे शासन दिखाया गया है। अगर हम देखें तो ये तक्षशिला का क्षेत्र है, ये यहाँ मथुरा का क्षेत्र है, इधर ये उज्जैन का क्षेत्र है और इधर नासिक का क्षेत्र है। अगर हम उस समय देखें तो भारत में जो सातवाहन साम्राज्य भी साथ साथ शासन कर रहे थे। यहाँ चोलों का शासन था, पांड्यों का शासन था, और इसी के साथ जो पश्चिमी क्षेत्र है उन पर ये शकों का और कुषाणों का शासन था मौर्योत्तर काल में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम उत्तरी क्षत्रपों की। ठीक है, और उत्तरी क्षत्रपों में हमने देखा कौन कौन से आते हैं? तक्षशिला के शक आते हैं, साथ ही मथुरा के शक आते हैं। तो जो तक्षशिला है, तक्षशिला में अगर हम प्रमुख शक शासकों की बात करें तो कौन कौन से हैं? मावेज और एजेज। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मावेज और एजेज का संबंध कौन से शकों से है? तो तक्षशिला के शकों से इनका संबंध है। और आगे चल के पल्लवों के द्वारा शकों की इस शाखा का विनाश होता है। अब बात करते हैं मथुरा के शकों की। तो जो मथुरा के शक थे ये ओरिजिनली यहाँ पे निवास नहीं करते थे। तो इनका मूल निवास स्थान क्या था? इनका मूल निवास स्थान था उज्जैन। ये कहाँ निवास करते थे? उज्जैन में निवास करते थे। लेकिन उज्जैन के एक महत्वपूर्ण राजा हुए जिनका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था उनका? विक्रमादित्य। ये क्या करते हैं? उज्जैन के शकों को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ये भाग करके कहाँ आ जाते हैं? मथुरा में आ जाते हैं। और विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व के लगभग इनको पराजित किया, और अपनी इस महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या जारी किया? एक संवत जारी किया, और उस संवत को हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। कौन से संवत के नाम से जानते हैं? विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। और ये विक्रमादित्य के पराक्रम को देख करके आगे ये जो इनका नाम था ये एक उपाधि ही बन गया। यानी इनके बाद जितने भी राजा हुए इन्होंने एक विक्रमादित्य को एक उपाधि के रूप में इस्तेमाल किया। एक ऐसी उपाधि जो कि किसका प्रतीक थी? पराक्रम का प्रतीक थी, शक्ति का प्रतीक थी। और ऐसे ही एक हमने देखे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जितने भी राजा थे उनमें सबसे प्रमुख थे। हाँ, बात करते हैं कि उज्जैन से भाग करके शक कहाँ आ जाते हैं? मथुरा में आ जाते हैं। और मथुरा में ये अपनी पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार करते हैं, अपने साम्राज्य को वहाँ तक बढ़ा लेते हैं। अगर हम इनके शासकों की बात करें, कौन सी शाखा के? मथुरा के जो शक थे उसमें हमामस और वहगान का नाम महत्वपूर्ण है। किसका नाम? हमामस और वहगान का नाम। मथुरा में जो शक शक्ति है इसका विनाश आगे चल के जो दूसरे आक्रमणकारी आएंगे वही यूची जनजाति। ठीक है, यूची जनजाति की भी 5 शाखाएं हो जाती है, जिसमें से जो एक शाखा भारत आती है वो किस नाम से जानी जाती है? कुषाणों के नाम से। ये वही यूची जनजाति है जो शकों को खदेड़ती है उनके मूल स्थान से। और फिर शक ये आते हैं बैक्ट्रिया होते हुए, बैक्ट्रिया मतलब अफगानिस्तान होते हुए भारत आते हैं। ठीक है, तो यही जो मथुरा के शक हैं इनका विनाश आगे चल के किसके द्वारा होता है? कुषाणों के द्वारा होता है। अब बात करते हैं पश्चिमी क्षत्रपों की। तो पश्चिमी क्षत्रपों में 2 वंश महत्वपूर्ण हैं, क्षयरात वंश और कर्दमक वंश। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नासिक के क्षयरात वंश की। तो शकों के क्षयरात वंश के जो महत्वपूर्ण 2 शासक हुए हैं उनके नाम थे भूमक और नहपान। क्या नाम थे? भूमक और नहपान। इसमें से नहपान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इन शासकों ने क्या किया? जैसा कि मैंने बताया उस वक्त क्या था? दक्षिण भारत में सातवाहनों का साम्राज्य था। तो कुछ सातवाहन जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, बीच के जो शासक हुए कमजोर शासक थे। तो इसका फायदा उठा करके उन्होंने महाराष्ट्र मतलब सातवाहन के जो प्रदेश थे, महाराष्ट्र का क्षेत्र, काठियावाड़ का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन आगे चल करके जब सातवाहन के प्रतापी शासक आते हैं, कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये क्या करते हैं? इनसे युद्ध करते हैं शकों के साथ, और जो नहपान होते हैं इनके शासक उनको बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। और हमें इस विजय के जो प्रमाण प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं जोगलथाम्बी, एक जगह है, एक स्थान है महाराष्ट्र के अंदर। तो जोगलथाम्बी से सिक्के मिले हैं, ऐसे सिक्के जिसमें एक और तो किसकी? नहपान का चित्र उत्कीर्ण है, और दूसरी तरफ किसका चित्र उत्कीर्ण है? सातकर्णी का चित्र उत्कीर्ण है। तो उन सिक्कों से हमें ये प्रमाण प्राप्त होते हैं कि नहपान को किसने हराया था? नहपान को हराया था
गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। इसी के साथ ही नासिक के लेख भी हमें प्राप्त हुए हैं। उन लेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ही थे जो कि क्षहरात वंश को जिन्होंने खत्म किया था, क्षहरात वंश के जो उन्मूलक माने गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के कि क्षहरात वंश का उन्मूलक किसे कहा गया है? गौतमीपुत्र शातकर्णी को कहा गया है। और गौतमीपुत्र शातकर्णी ने किसे हराया था? नासिक के जो शासक थे, कौन? नासिक के जो शक शासक थे नहपान को उन्होंने हराया था। आगे बात करते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण है उज्जैनी के शक, क्योंकि इनमें आता है सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन आता है? रुद्रदामन। तो उसके कारण अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? उज्जैन के शकों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ कर्दमक वंश का शासन होता है। कौन से वंश का शासन होता है? कर्दमक वंश का शासन होता है। लेकिन ये क्या थे? सामंत थे, इसलिए ये वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चष्टन को माना जाता है। तो ये वही उज्जैनी के शक हैं जो कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा खदेड़ दिए जाते हैं और जाकर के कहाँ बस जाते हैं? मथुरा में बस जाते हैं। लेकिन जैसे ही उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की मृत्यु होती है, ये वापस से अपने स्थान पे आ जाते हैं और उज्जैनी में अपने राजवंश की स्थापना करते हैं। इस वंश के जितने भी शासक हैं उन्होंने अपने लेखों पे, अपनी मुद्राओं पे किसका उपयोग किया है? शक संवत का उपयोग किया है। चष्टन के पौत्र यानी उनके जो पोते हुए हैं रुद्रदामन, वो बहुत ही इस वंश के योग्य शासक थे। और हमें रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख से। और ये जूनागढ़ अभिलेख खुद रुद्रदामन के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। रुद्रदामन ने इसे संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया था। और इस अभिलेख से न केवल रुद्रदामन की अपितु हमें 4 अन्य राजाओं की भी जानकारी प्राप्त होती है। किस किस की जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की प्राप्त होती है, खुद रुद्रदामन की प्राप्त होती है। इसके अलावा किसकी प्राप्त होती है? स्कंदगुप्त की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और क्या जानकारी प्राप्त होती है? कि मौर्य काल में जो सुदर्शन झील बनवाई गई थी, उस झील की मरम्मत आगे चल के किसने करवाई थी? उस झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने भी करवाई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रुद्रदामन के जब हम साम्राज्य की बात करते हैं तो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया था। कहाँ तक विस्तृत कर लिया था उन्होंने? जो पूर्व पश्चिमी मालवा का क्षेत्र है, आधुनिक जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, द्वारका, जूनागढ़ यानी गुजरात वाला क्षेत्र, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्य पर्वत तक इन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। और जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है उत्खनन के द्वारा, क्योंकि जब मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था कि हमें इतिहास की जानकारी 2 बातों से प्राप्त होती है, 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो होते हैं लिखित स्रोत, जिसमें हम लिखित जो भी साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है उसके माध्यम से पता लगाते हैं कि इतिहास में कौन कैसा क्या था। दूसरा हमने स्रोत बताए पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमने देखा कि खुदाई के माध्यम से यानी उत्खनन के द्वारा जो सामग्री प्राप्त हुई है उनके अध्ययन से हमें पता लगता है कि प्रारंभिक इतिहास कैसा था। तो इसी तरह से कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई, उनके अनुसार ये कहा गया कि जो चष्टन वंश है वो 305 ईस्वी में क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसी के साथ ही भारत में शकों का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपका ये क्लियर हो गया होगा कि भारत पर विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल में हुए और जिसमें 4 जो जातियां थी विदेशी जातियां, उन्होंने मध्य एशिया की ये थी जनजातियां, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और उनमें से सबसे पहली हिंदी यमन थे। हिंदी यमन हमारे सिलेबस में है नहीं, शकों को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद पहलव नहीं है सिलेबस में, उसके बाद कुषाण है। तो अगली कक्षा में हम किसको पढ़ेंगे? कुषाणों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।